आपका बिजनेस Pass necessary journal entries for the following transactions on the derivative of the firm after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to अंडरलाइन आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड, मतलब क्या है, एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आपने जो पहली एंट्री होती है ना रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स या सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, वो एंट्री यहाँ पे नहीं करनी। जहां लिखा है दोज हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड तो वहां पे वो एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट बोलो ऋषा। Realization expenses of the firm amounting to 2600 were paid by partner Aman. हाँ जी, फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने पे किया, बोलो क्या हुआ ये एंट्री। Realization to Aman Thakur. बिल्कुल ठीक। फर्स्ट पॉइंट ए है कि बी, 1 2 है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल। नरेशन भी बोल परीक्षा इसकी कितनी एंट्रीज है इसमें? 6 है। Being expenses paid by partner Aman. Being firm expenses paid by partner। अमाउंट कितना परीक्षा? 2600. चलो करण नेक्स्ट बोल बेटा। करण बोलो। केड़ा करना 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 7.5 creditor of 45,000 took over stock valued at 5,200 in full settlement. हाँ जी, क्या करेंगे इसका? Revaluation. रिवैल्यूएशन कहाँ से आया बेटा? Realization to partner Girl- partner capital account debit. गर्ल क्या बोलेंगे करेंगे इसका? हुआ क्या है वो हिंदी करके बता पहले। ट्रांजैक्शन में बताया क्या हुआ है? जिसको आता है वो लिखे और अगला करे। हाँ। क्रेडिटर 4500 का था, उसने स्टॉक वैल्यू फुल सेटलमेंट की 5200 में। लाइन को ध्यान से पढ़, क्या लिखा है? अ क्रेडिटर ऑफ 4500। No entry आएगी। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी? 4500 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 5200 इन सेटलमेंट। एक क्रेडिटर जिसको 4500 रुपए थे, 4500 रुपए देने थे, ज्यादा पैसे वो स्टॉक 5200 का ले गया और कहता मेरा हिसाब खत्म। अब एंट्री क्या होगी? ये तो ज्यादा पैसे ले गया। ज्यादा पैसे ले गया, ज्यादा पैसे का स्टॉक ले गया, पैसे नहीं लेके गया, स्टॉक ले गया। परीक्षा क्या होगा? क्रेडिटर टू स्टॉक। क्रेडिटर टू स्टॉक। अगर रियलाइजेशन ना होती ना, नॉर्मल लाइफ चल रही होती बिजनेस की, तो ये entry होनी थी। रियलाइजेशन टू। अब हमारा स्टॉक और हमारा क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक रिकॉर्डेड एसेट इज टेकन ओवर फॉर रिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये याद रखो, रिकॉर्डेड एसेट फॉर रिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा तो क्या होगा? नो एंट्री। पर अगर इनका बैलेंस आ रहा है तो हम उसका कुछ भी नहीं होगा। हमें पैसा लेना देना पड़ रहा है नहीं। रियलाइजेशन वाले दिन। अगर पैसा लेना देना पड़ेगा, अगर इसमें स्टॉक कम का होता और हम जितनी मर्जी कम हो जितना मर्जी ज्यादा हो, हम किसी का एसेट और किसी का लायबिलिटी को म्यूचुअली सेटल कर दिया, ना हमें पैसे देने पड़े ना पैसे मिले, तो नो एंट्री। ये अगर केस होता कि वो लेके गया है 45 में से 2000 की ले गया, बाकी सारा कैश में ले गया। हाँ, फिर बैलेंस की एंट्री करते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2000 की थी हमने। पूरी वैल्यूएशन। जैसे वो बोलता है कि 45 में से 2000 के बदले इतना स्टॉक ले गया, बैलेंस पेड करना पड़ेगा। या बैलेंस के बारे में साइलेंट भी होते तो हम उसको बुक वैल्यू को पे करते। ठीक है, चलो नो एंट्री एज क्रेडिटर सेटल्ड फॉर स्टॉक, ब्रैकेट में लिख दो रिकॉर्डेड। चलो आना थर्ड एंट्री बोल बेटा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज। अनरिकॉर्डेड एसेट को अंडरलाइन करो यहाँ पे। कौन सा एसेट है? आयुष अनरिकॉर्डेड कौन सा होता है? जो रियलाइजेशन में नहीं आया। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट लाइन्स कितना है? 3500। आने का एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक। हमारे पास वो रिकॉर्डेड नहीं था, हमें पैसे मिल गए, तो पैसे मिले हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इसके बायबैक करते हैं रियलाइजेशन में बायबैक करते हैं, तो ये हमारा गेन हुआ ना। फायदा हुआ। तभी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में डालते हैं, जो फायदे हैं क्रेडिट में डालेंगे, जो नुकसान और खर्चे हैं वो डेबिट में डालेंगे। मीन एसेट रियलाइज्ड कितनी वैल्यू है? चलो आयुष नेक्स्ट बोलो बेटा।
Remaining creditors amounting to rupees 20,000 were paid at a discount of 5%. हाँ जी, क्या एंट्री होगी? Realization to bank. बिल्कुल ठीक। कैश या बैंक एक ही लिखेंगे पूरे क्वेश्चन में, आप कैश लिख रहे हैं ना? ऊपर लिखा था ना वो अदर देन कुछ, Other than cash. cash. तो फिर कैश ही लेके चलेंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितनी वैल्यू है? 19,000. कैसे आई 19? 10%. 5%. 5% डिस्काउंट। So being creditors paid, simple and short, ठीक है? करमन जी फिर से एंट्री बोलो। Remaining stock of 30,000 was taken over by Bimala partner at a discount of 20%. एंट्री कौन लेके गया सामान? Bimal. बिमल पार्टनर, बिमल कैपिटल टू, Realization. बिल्कुल ठीक, शाबाश। अमाउंट भी बोल, 24,000. हम के वही अमाउंट 6,100. कितना था, वैल्यू था कितना उसका? 30. 30 का 20% 6,000 वो कम हो गया टू रियलाइजेशन। बीइंग क्या लेके गया पार्टनर? स्टॉक लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नहीं ना पता लगेगा क्या चीज आ रही है, सबको रियलाइजेशन ही हो रहा है, ठीक है ना? बीइंग स्टॉक ठीक करो बेटा, यहाँ पे भी देखो रिलेशन टू कैश है ना। अगर आप एंट्री देखो क्या एंट्री हो रही है, थर्ड में क्या एंट्री हुई? कैश टू रिलेशन। फोर्थ में क्या हुई? रिलेशन टू कैश। फिफ्थ में क्या एंट्री हुई? पार्टनर टू रिलेशन। 80% एंट्रीज में कैश टू रिलेशन, रिलेशन टू कैश, पार्टनर टू रिलेशन, रिलेशन टू पार्टनर, ये चार एंट्रीज होनी है। अगर आपने रिलेशन लिखी होगी तो ही वो आंसर जस्टिफाई हो पाएगा आपका। कितनी वैल्यू है? 24,000। वाली लास्ट फुल Investment whose face value was 10,000 was realized at 40%. क्या एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? And the cash realization. कैश टू रियलाइजेशन। इसकी सर नेट प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है कि नहीं? बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज, कितनी वैल्यू है इसकी? बेटा अगर क्वेश्चन में बोला होता कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ये तो नहीं बोला, ऊपर क्या लिखा हुआ लास्ट में? ऊपर लिखा हुआ है पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 24th क्वेश्चन हमने किया था, वहां सिचुएशन दी थी, सबकी एंट्री करनी थी, वहां प्रॉफिट लॉस निकालना था। यहाँ प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं निकाल सकते? सुनना ध्यान से, हमें एसेट लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यूज नहीं पता जो ट्रांसफर हुई है। जहाँ पे एसेट लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यूज दी होगी, 24th क्वेश्चन देखो साथ के साथ ही, उसमें हमें साथ के साथ बताया हुआ है, ठीक है? ये एसेट लायबिलिटी है, नीचे जनरल एंट्रीज मांगी थी, तो वहां पे हमने बैलेंस शीट में से एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू ट्रांसफर की थी। तो इसका मतलब एक स्टार्टिंग ट्रांसफर एंट्री जब होगी तब प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वैसे प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। क्लियर है डिफरेंशिएशन? चलो बेटा अब